दोस्तों आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होने वाली है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। यानी कि हमको द्विघात समीकरण दे रखा है और हमको गुणनखंड विधि से इसके दोस्तों हमको मूल ज्ञात करने हैं। अच्छा, मूल क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे हमको x का मान निकालना है और मूल क्या होते हैं। अगर हमें इसमें x का मान रख दूं, जो भी आएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि तुरंत इसमें x का मान रखने पर ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो वही हमारे क्या होंगे? मूल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गुणनखंड विधि से ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल। हल लिख दिया। अब देखिए हमारी जो चर्चा रहेगी दोस्तों, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। अगर आप एक बार समझ गए तो सारे क्वेश्चनों को बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है किस प्रकार से है। मैंने आपको उस दिन जो प्रश्नावली शुरू करवाई थी तो मैंने द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप है वो आपके पास लिखा था कि द्विघात समीकरण का हमारे पास व्यापक रूप क्या होता है। देखना एक बार समझना। इधर वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि व्यापक रूप है। अब देखो इसके जो मूल होंगे वो होंगे दोस्तों, उनको हम व्यक्त करते हैं अल्फा एंड बीटा। यानी अल्फा और बीटा से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अभी देखो, अब जो हमको मेन चीज जो काम करना है वो काम करना है, इधर जो ये एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक समेत लेना है आपको। ये नहीं कि एक्स स्क्वायर लेना है, इसका गुणांक भी साथ में लेना है। अगर 2 है या 4 है कोई भी है, और आपको सी, इन दोनों का दोस्तों आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि आपको यहाँ पे गुणा करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे -10 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इन दोनों का क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। तो एक बार गुणा करके देखो। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और गुणा -10, इन दोनों का गुणा करो तो आ गया मेरे पास -10 एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जो मैं यहाँ पे -3 एक्स के जो फैक्टर करूंगा, वो जो फैक्टर में जो करूंगा वो -10 एक्स स्क्वायर से आएंगे। अब देखो फैक्टर निकालने कैसे हैं आपको। सबसे पहले आप जो यहाँ पे जो भी संख्या है माना 10 है, इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। मैंने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे आया 2 और 5, यानी कि इन 2 से और 5 से ही हमारा यहाँ पे काम होने वाला है। अब देखो मुझे यहाँ पे बीच में लाना है -3x, चाहे मुझे यहाँ पे प्लस करना हो चाहे यहाँ पे मुझे माइनस करना हो। मुझे यहाँ पे -3x लाना है, वो भी किससे? 5 से और 2 से। अब आप बताओ, 5 को और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। 5 में से अगर 2 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वो भी किसका? प्लस का। लेकिन मुझे किसका चाहिए? माइनस का। तो देखिए, यानी कि अगर मैं -5 ले लेता हूं और प्लस का ले लेता हूं यहाँ पे 2, तो मेरे पास यहाँ पे इजीली कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? -5 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा, असमान चिन्ह घटेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और -3 ही मुझे चाहिए। अच्छा, इन दोनों का गुणा करने पर मुझे कितना चाहिए? 10 चाहिए। अब बोलो 5 दूनी 10, -10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन x के साथ में और चाहिए, x भी तो है। तो देखो यहाँ पे x लगा दो, यानी कि अब जो मेरे फैक्टर हो गए -3x के, वो क्या हो गए? -5x प्लस 2x बराबर -3x। इस तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में फैक्टर करने हैं बीच वाले के। ठीक है, जो विद्यार्थी पहले से ही फैक्टर करना जानते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है। तो देखना, अब देखो इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर इसको लिख दो, यानी कि -3x के फर्क -3x के मान पर दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो देखो माइनस का तो मैं 5x ले लूंगा और प्लस का ले लेता हूं 2x, और माइनस का 10 मेरे पास चल ही रहा है बराबर जी। इस तरीके से आपको 3 पद के 4 पद बनाने हैं। समझ गए? ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 पद हैं, नीचे वाले में 4 पद हैं। 3 के 4 पद बनाने। अब देखो अगर आप इसको दोबारा सॉल्व करना चाहो तो एक्स स्क्वायर -5x में से 2x घट जाएगा, आ जाएगा -3x और -10। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे मान पे प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब आपके यहाँ पे गुणनखंड गलत है,
फैक्टर यहाँ पे गलत है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इन दो में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब है जिसका भी हम कॉमन ले रहे हैं उसका भाग दे दिया है। अब देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स है, यहाँ पे दो एक्स है, एक्स स्क्वायर में तो दो है, एक्स स्क्वायर है इधर, और इधर यहाँ पे एक एक्स है। तो देखो यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा मेरे पास एक्स माइनस एक्स तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 5, ये लो सर, प्लस 2 को बाहर निकालो क्योंकि यहाँ भी 2 है, और 10 में तो आपको पता है 10 के फैक्टर थे 2 और 5, तो इसमें भी 2 है। अब देखो 2 को मैंने जब यहाँ पे बाहर निकाला तो यहाँ बचा मेरे पास एक्स, माइनस की जगह माइनस, और 2 का भाग दे दिया, 10 में कितना है 5 बराबर 0। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप कॉमन ले रहे हैं, अगर यहाँ पे ये दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं तो आप समझ लेना आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर चुके हैं। अब देखो, जो भी कोष्टक से बाहर हैं उनको एक कोष्टक में बंद करना है, और जो भी कोष्टक हैं दो समान समान जो कोष्टक है उन कोष्टकों में से एक लिख देना है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास x बाहर है और प्लस 2 बाहर है, तो x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 5। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे यहाँ पे दो कोष्टक यहाँ पे बना लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आपको कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों देखो, अब हम इन दोनों को 0 के बराबर में करते हैं। किसके बराबर में? 0 के बराबर। 0 के बराबर में तो ऑलरेडी है ही है, ये लो। अब देखो लिखो, जब जब x प्लस 2 बराबर 0 हो, और दूसरे में लिख दो जब x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो x बराबर 2 उधर जाएगा, माइनस का चला जाएगा, तो x बराबर माइनस, एक मूल तो आ गया मेरे पास ये। इसको सॉल्व करो तो x बराबर -5 उधर गया, प्लस का 5 आ गया, ये लो। तो यानी एक मूल जो मेरे पास निकल के आ गया वो आ गया x बराबर -2, दूसरा आ गया x बराबर 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मेरे दोनों मूल निकल के आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे अतः में लिख देना है, अतः अतः दिए गए दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -2, 5 है। दोनों आप मूलों को लिख दें। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे देखो दूसरे सवाल को देखिए, सवाल नंबर 2, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। इसके भी देखो ये 3 पद हैं, इसके भी हमको क्या बनाने पड़ेंगे? 4 पद बनाने पड़ेंगे। और इस तरीके से बनाए दोस्तों जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, इस 2x² का गुणा करना है -6 के साथ, यानी कि 2x² का मुझे गुणा करना है किसके साथ? -6 के साथ। कोई दिक्कत? देख लीजिए। अब इन दोनों का दोस्तों जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा देखना, 6 दूनी 12, वो भी किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस लगा हुआ है 6 के आगे, और x², ये आ गया। यानी कि जो मेरा यहाँ पे बीच वाला पद है, जो मेरा यहाँ पे x का जो ये जो x दिख रहा है, इसको अगर मुझे यहाँ पे तोड़ना है तो वो कैसे तोड़ना है भाई? कि गुणा करने पर मेरे पास -12x² आना चाहिए। अब देखना 12 के फैक्टर कर लो आप, 12 के आप जैसे फैक्टर करते हैं कितना आ जाएगा? 6, 3 और 3 1, यानी मेरे पास आ गया 3, 2 और 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। इनसे ही मुझे दोस्तों x लेके आना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 और 3 का जो अंतर है वो 1 के समान है। किसके समान है? 1 के समान है। तो देखना 2x², मुझे x चाहिए प्लस का, तो अगर आपको प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या को हमेशा प्लस के लिखें, और अगर आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह चाहिए तो आप बड़ी संख्या को हमेशा माइनस की लिखें। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो 4 और 3 से बनेगा। ठीक है, अब मैं किसको प्लस लूं और किसको माइनस लूं, तो मुझे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये x मुझे प्लस का चाहिए माइनस का चाहिए। तो x मुझे प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या को मुझे प्लस लेना पड़ेगा और छोटी को मुझे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो +4x -3x -6 बराबर 0।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x में से 3x घट जाएगा, 1x आ जाएगा, ऊपर वाले मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, निकालो भाई बाहर। देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, जो कि 2 दूना 4 होते हैं। x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2x को तो बाहर निकाल लो। 2x बाहर हो गया, यहाँ पे बचा मेरे पास x प्लस 2 माइनस, देखो माइनस दोनों में है, बाहर निकाल लो। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा x, अरे माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ बचा प्लस, 3 का भाग दे दो 6 में 2 बार, बराबर 0। अब देखिए बाहर वालों को कोष्टक में बंद कर दो, 2x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 हो या फिर x प्लस 2 बराबर 0 हो, बोलो। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो क्या होगा भाई, वो तो क्या, पक्षांतरण कर दो। x बराबर 3 उधर गया, प्लस का हो गया, 2 गुणा में है, भाग में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/2। तो एक मूल तो मेरे पास आ गया 3/2। दूसरा मूल देखिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। तो एक तो मेरे पास आ गया 3/2 मूल और दूसरा आ गया -2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो -2 आ गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ सॉरी सवाल नंबर 3 को करूंगा, देख। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इधर की साइड में। तीसरा सवाल अंडर रूट वाला है दोस्तों। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब हमको दोस्तों 7x लेके आना है, यानी कि इसका और इसका दोनों को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 7x में क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों का मैं पहले गुणा कर लेता हूँ। अंडर रूट 2 का गुणा जब मैंने 5 अंडर रूट 2 के साथ किया, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करते हैं। जब आप अंडर रूट 2 को 5 अंडर रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट का गुणा होगा अंडर रूट के साथ, और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कितने, 2। यानी कि जब मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर देता हूं, अंडर रूट 2 और गुणा 5 अंडर रूट 2 को मैं करूंगा, तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 5 तो मेरे पास है ही है, गुणा ये अंडर रूट और अंडर रूट दोनों को गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 10। अब देखिए साथियों, अब हमारे पास 10 आ गया। अब 7x को तोड़ना है, 7x को तोड़ना है, वो भी प्लस में के गुणा आ जाए। देखो आपके सामने लिखा हुआ है 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 2 10 आ रहा है। अगर मैं 7x को लिख देता हूं 5x और प्लस में 2x, तो बराबर में हो जाएगा 7x। और इन दोनों का मैं जैसे ही गुणा करूंगा तो देखो 5 दूनी 10, 10 और x गुणा x कितना हो गया, x स्क्वायर। और यही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि अंडर रूट 2 के साथ भी क्या है, x है, और 5 अंडर रूट 2 के साथ भी क्या है, x है, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसके फैक्टर करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या करेंगे, 5x प्लस 2x में तोड़ लेंगे, प्लस यहां रह गया हमारे पास 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। इन दोनों में से अलग कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बच गया अंडर रूट 2 और एक x बच गया, प्लस 5 बच गया, ये मेरा यहाँ पे बच गया। यहाँ से देखो प्लस 2 को बाहर निकाल लो, क्या है, यहाँ से मैं 2 का बाहर निकाल रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच गया x प्लस 5 के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 को दोस्तों क्या किया है, बाहर निकाल लिया है। क्या यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे, नहीं, यहाँ पे अंडर रूट 2 को बाहर निकालेंगे। अब देखो ये अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है, जैसे ये 2 है, अब यहाँ पे ये 2 है, ये 2 कैसे बना है दोस्तों, 2 अंडर रूट का गुणा हुआ है, यानी कि इस 2 में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दोनों छिपे हुए हैं।
तो देखिए अब ये 2 है, अब 2 में से अंडर रूट 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक अंडर रूट 2 यहाँ पे बचा। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट जल्दी में यहाँ पे गलती कर देते हैं, आपको नहीं करना है, बराबर 0। अब आप देख सकते हैं ये आपके जो दोनों कोष्टक है कैसे हैं, बराबर आ रहे हैं, और हमको ये ऑलवेज बराबर लाने हैं, हमेशा बराबर लाने हैं दोस्तों। जो भी बाहर वाले हैं x प्लस अंडर रूट 2, इनको एक कोष्टक में बंद कर लो, और जो हमारे दो कोष्टक हैं इनमें से एक कोष्टक लिख दो, ये लो, बराबर 0। अब क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक के बराबर में 0 कर लेंगे, फिर इस कोष्टक के बराबर में 0 कर लेंगे। देखना एक बारी, जब जब x प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या हो, 0 हो, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, एक मान तो ये आ गया मेरे पास, एक मूल निकल गया गया। लेकिन जब अंडर रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0 हो, तो इसका पक्षांतरण करो, x बराबर, देखो 5 उधर गया, माइनस का हो गया, अंडर रूट 2 किसमें, गुणा में है, किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, और दूसरा जो मेरे पास यहाँ पे मूल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू -5 बटे अंडर रूट 2। तो यहीं पे लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल माइनस अंडर रूट 2 कॉमा -5 बटे अंडर रूट 2 है। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और वो है इस तरीके से है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसके हमको दोस्तों मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बटे में क्या है, 8 है। 8 लघुत्तम लेके दोस्तों पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हल, तो हल करने पर क्या होगा, 8 का गुणा कर दो सब में, 8 दूनी 16x² माइनस, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 16x सीधा गुणा हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 8। जब उधर जाएगा दोस्तों, 8 का गुणा जब 0 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लो, अब क्या करें, यहाँ तो 8 होगा ना, 16 क्यों होगा, 8। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों का गुणा किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया मेरा 16x²। ठीक है, कितना आ गया, 16x² आ गया, माइनस। अब देखो मुझे गुणा करने पर लेके आना है 16, और जोड़ करने पर या माइनस करने पर लेके आना है माइनस का 8। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं, जब भी आप यहाँ पे 16 के क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 4 गुणा 4 में आते हैं, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो क्या मैं इसको 4x माइनस 4x लिख सकता हूं क्या, 1 बराबर 0। देखो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 8x हो जाएंगे। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करने पर कितना होगा, प्लस आ जाएगा, और 4 गुणा 4 16, और x गुणा x x²। ठीक है, अब कॉमन ले लो। तो देखो इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने, 4x इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया मेरे पास 4x माइनस 4x तो बाहर निकाल लिया 1, इसमें से बाहर निकालो, क्या बाहर निकालना है, माइनस का 1 बाहर निकाल लो, यहाँ पे बच गया 4x माइनस 1 निकला, तो -1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक बार ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप प्लस की संख्या में से यहाँ से माइनस ले रहे हैं, तो फिर जब आप कोष्टक में लिखें तो माइनस के साथ लिखें, क्योंकि कोष्टक खूटते ही, अब देखो जैसे ये कोष्टक खूटेगा तो -1 का गुणा 4 इसके साथ होगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा करके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाहर वालों को लिख दो एक कोष्टक में 4x माइनस 1, और इनको लिख दो एक कोष्टक में 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों कोष्टक समान है, इसका मतलब मूल भी कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो हम लिख सकते हैं जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 उधर ले गया प्लस में, 4 गया भाग में, तो 1/4 आ गया, और इसका भी कितना आ जाएगा, 1/4। यानी कि जो मेरे दोनों मूल यहाँ से निकल के आए हैं वो निकल के आए 1/4। तो लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4, 1/4 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका दोस्तों देखो क्वेश्चन 1 का सवाल नंबर 5 है,
तो 100x² माइनस 20x+1 इक्वल टू 0। इसके करने हैं दोस्तों फैक्टर। देखो 100x² और प्लस का 1, तो क्या लेके आना है, 100x² लेके आना है, वो भी किससे, -20x से। तो क्या मैं इसको -10 -2 में तोड़ दूंगा। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे हल करने पर। तो हल, तो 100x² -10x और माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। देखो माइनस का 10x और माइनस का 10x जब जोड़ेंगे दोनों तो 20x हो जाएगा माइनस का, और अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 100x² हो जाएगा, और जो हमको चाहिए। कॉमन ले लो भाई, देखो 10x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया 10x माइनस एक, माइनस का एक कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 10x। अब देखो माइनस बाहर निकाल लिया है तो माइनस का हो जाएगा ये, एक बराबर 0। एक कोष्टक में बाहर वालों को लिख दो, 10x-1, एक दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लो। इसके भी दोस्तों मूल समान है, तो आप लिख सकते हैं जब 10x-1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर कितना हो गया, 1, और x बराबर हो गया 1/10, और इसका भी क्या आएगा 1/10। यहाँ भी हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 1/10, 1/10 होगा, यह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो साथियों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि जो भी हमारा उदाहरण नंबर 1 है उसमें जो समस्याएं हमको दे रखी हैं उनको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 निकाल लिया है, और उदाहरण नंबर 1 है दोस्तों, इसमें आपको दो समीकरण दे रखे हैं बने बनाए, उनको हमको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे सीधा क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सीधा समीकरण लिखूंगा और सीधा ही हल करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इसका पहला क्वेश्चन है, और जिसका द्विघात समीकरण है x² -45x और प्लस का 324x, सॉरी, बराबर 0। ये है आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दूसरे को भी लिख देता हूँ, एक साथ सॉल्व कर देंगे दोनों को। ये है दोस्तों आपका x² -55 x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, और जो भी इसकी हिंदी है वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा वही, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिया। अब देखिए इसमें थोड़ा दोस्तों संख्या जो है थोड़ी लेंथी है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा वही सिस्टम है, ए का और सी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा मैंने जब 324 के साथ किया तो कितना आ गया, मेरे पास आ गया 324x²। यानी अब जो मेरी पूरी चर्चा रहेगी वो रहेगी 324x² पे। -45x को तोड़ के कोई ऐसी दो संख्याएं बनानी है जिनका गुणा करने पर 324 आ जाए, प्लस करने पर या माइनस करने पर हमको -45x मिल जाए। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको 324 के मैं क्या कर लेता हूँ, फैक्टर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने 2 का भाग दिया, ये आ गया 162। फिर मैंने यहाँ पे 2 का दिया, 81 आ गया। फिर यहाँ पे 2 का भाग तो जाएगा नहीं, कितने का दिया, 3 का दिया, कितना आ गया 27। 3 का फिर दिया 9 आ गया, 3 का दिया 3 आ गया, 3 का दिया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो फैक्टर करने से हमको इतना फायदा हो जाता है कि इनका ही गुणा करने से इनको ही तोड़ मरोड़ के हमको ये संख्याएं लानी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 3 3 को गुणा कर लूं, इतना आती है 9, 9, चलो इनको यहां से गुणा करने पे 9 आ गया, तो 2 दूनी 4 आ गया यहाँ से, और इतना आती है 9 आ गया यहाँ से। ठीक है, क्या यहाँ से मेरा कोई 45 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। गुणा करो इनका, इन दोनों गुणा कर लो, 9 चौका हो गए 36। जब मैंने 4 गुणा 9 किया तो आ गया 36 और 9, 36 और 9 45, हाँ बैठ गया कॉम्बिनेशन। देखो दोस्तों 36 और 9 अगर दोनों को यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरा यह 45 है इसको मुझे तोड़ना है, 45x को कैसे तोड़ना है, 36x प्लस 9x में तोड़ना है। अब बोलो 36x प्लस 9x दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 45x हो जाएंगे। तो 45 पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी कि और मुझे चाहिए यहाँ माइनस का,
तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कैसा ले लूंगा, माइनस के ले लूंगा। माइनस का ही 36x और माइनस का ही कितना 9x। और जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा 36 का और 9 का, तो 36 नंबर होते हैं 324। ठीक है, इतना याद रखना। तो देखना किस तरीके से फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो। देखो x बाहर आ गया, यहाँ बचा x माइनस 36, माइनस 9 बाहर आ गया, यहाँ बचा x। अब देखो माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस नहीं बचेगा, माइनस बचेगा। माइनस 9 का जब मैंने 324 में भाग दिया तो आया 36। तो 36 नंबर कितने होते हैं 324। बाहर वाले में कर लो x माइनस 9। जो भी बाहर हमारे हैं उनको एक कोष्टक में बंद कर लो, और जो दोनों कोष्टक हैं, ये कोष्टक और ये कोष्टक, इन दोनों में से आप एक कोष्टक को लिख दो। बराबर में क्या हो 0। तो देखो जब जब x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया आपका 9। एक मूल तो आपके आ गई है x बराबर 9। और x बराबर जब x माइनस 36 बराबर क्या हो 0 हो, तो x बराबर हो जाएंगे 36। ठीक है दोस्तों, दोनों मूल यहां से मेरे निकल के आ गए। अब वो देखो क्या कह रहा है, कंचों की संख्या किसके पास, जॉन और जीवंती के पास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः जॉन और जीवंती के पास जीवंती के पास प्रारंभ में प्रारंभ में 9 तथा 36 कंचे थे। इस तरीके से आप इसको हिंदी बना के लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। हल सेम टू सेम इसमें भी आपको वही करना है। जब आप 750 को गुणा करेंगे एक्स के साथ तो आ जाएगा आपका 750 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 55 एक्स को तोड़ना है किस तरीके से, कि गुणा करने पर आपको 750 लाना है। तो एक बार आप 750 के क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। ये लो 750 के मैंने क्या कर लिया गुणन, 2 का भाग दिया, तो 2 तिया 6 और 2 7 14 5 बार। 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3 और 25 तिया 75। अब इसमें 5 का जाएगा कितनी बार 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, अब देखो 55 को तोड़ना है, गुणा करो, 3 दूनी 6, 25 नहीं बैठ रहा है। देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 30 और 55 25। ठीक है, 30 और 25, 30 और 25 200 कितने हो जाते हैं 55 हो जाएंगे। हाँ हो गया काम। 30 और 25 किसके लाने हैं, माइनस के लाने हैं दोनों, यानी दोनों माइनस के हो जाएंगे। दोनों माइनस के जोड़ के कितने हो जाएंगे माइनस के 55 एक्स, और इनका गुणा करने पर क्या आ जाएगा 750। हो गया काम। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अगर किसी के ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि सर 25 को पहले लिख दें या 30 को पहले लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है। आप 25 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। कॉमन ले लो, x बाहर आ गया, यहाँ बचा मेरा x माइनस 30, और इसमें से माइनस 25 को बाहर लिख दो, यहाँ बचा मेरा x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक कोष्टक में बाहर वालों को बंद करो और एक में अंदर वालों को, बराबर 0। अब वही हमारा जब x माइनस 25 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। एक तो ये आ गया मेरे पास। दूसरा है जब x माइनस 30 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो हिंदी में उसने बताया है खिलौनों की संख्या। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या पूछिए हमसे तो हम कह देंगे अतः अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या खिलौनों की संख्या
25 तथा 30 थी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े इजीली तरीके से हल कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ठीक है, यानी हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 27 है, और उनका गुणनफल कितना है, 182 है। वो दो संख्याएं हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे हल। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना माना पहली संख्या x है। कितनी मान ली मैंने, x मान ली। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या अपने मन में सोच लें, दूसरी संख्या बराबर। अब देखिए, जब दो संख्याओं का योग 27 है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। अगर दोनों संख्याओं का योग 27 है तो मैं कह दूं अगर पहली संख्या 10 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी। कैसे निकालेंगे आप, 27 में से 10 को घटा देंगे, सर दूसरी संख्या 17 है। इसी तरीके से हमको यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरी दूसरी संख्या होगी। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार की गुणनफल कितना है, 182 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है दोस्तों प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो x और 27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर होगा, 182 के बराबर होगा, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो करो भाई गुणा। देखो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 182। ठीक है, अब देखो, अब आपको दो तरीके हैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिखना है, माइनस का है क्या नहीं है, प्लस का करना है हमको। तो माइनस कॉमन लेके आप भाग दे दें माइनस का, या फिर इन सबको उधर लेके चले जाएं। देखो, मैं 182 के उधर लेके जा रहा हूं सबको। तो देखो, एक्स स्क्वायर 27 माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो 27x, और प्लस का 182 यहाँ पे ऑलरेडी है ये। ठीक है, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 27x उधर गया, माइनस का हो गया। बस मैंने इधर की जगह इधर लिख दिया है, बात एक ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है भाई। -27x के आपको फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर 182 लेके आना है आप। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, जब आप 14 और 13 में इसके फैक्टर करेंगे दोस्तों, 14 गुणा 13, तो आपको 14 गुणा 13 करने पे आ जाएगा 182, और 14 और 13 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 27। तो मैं 27 को तोड़ सकता हूं माइनस का 14x और माइनस का 13x में। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं। प्लस 182 बराबर 0, कॉमन ले लो भाई। देखो, इनमें से x कॉमन आ गया, यहाँ बचा मेरे पास x माइनस, इधर बचा 14, इधर माइनस का 13 कॉमन आ गया, इधर बचा x और प्लस माइनस हो गया, इधर बचा 14 बराबर 0। बाहर वालों को एक कोष्टक में बंद कर लेते हैं और अंदर वालों को एक कोष्टक में बंद कर लेते हैं, बराबर 0। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं जब x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर हो गया 13। तो एक मान तो आ गया आपका x का मान 13, लेकिन जब x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे x के जो मान हैं वो दोनों मिल गए। कौन कौन से, एक तो 13 मिल गया और एक यहाँ पे आपको 14 मिल गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, दो संख्याएं निकालनी है हमारी। तो निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे बोलो। जब पहली संख्या 13 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और जब अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या बराबर 13 है और दूसरी संख्या बराबर 14 है। जब आप x बराबर 13 ले रहे हैं, जब आप x बराबर 14 लेंगे तो पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े आसान तरीके से हल करेंगे, बने रहें वीडियो में एंड तक।
साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है क्रमागत, यानी कि दो क्रमागत। नाम से पता चल रहा है, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्रम प्लस आगत, यानी कि आने वाले क्रम में, यानी लगातार क्रम में। जैसे कोई 15 है तो 15 के बाद 16, 4 के बाद 5, यानी क्रम के अनुसार बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, वो हमको ज्ञात करने हैं और उनके वर्गों का योग हमको दे रखा है 365। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हल करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो हल लिखा, तो सबसे पहले माना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लें, बोलो, x है। x मान लिया मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक। तो बोलो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है, बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, पहला अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि एक ही तो बढ़ेगा। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो देखो प्रश्नानुसार क्या करेंगे दोस्तों, इनके वर्गों का वर्ग कर लो और वर्ग करके क्या करो, जोड़ दो। तो देखो सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर किया, एक्स का वर्ग किया, प्लस अब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है, और बराबर में कितना है, 365 है। देख लो मैंने दोनों क्रमागत मेरे धनात्मक जो पूर्णांक हैं उनका वर्ग करके दोनों को जोड़ दिया। अब देखो सॉल्व करेंगे, करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और दोस्तों हम जानते ही हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से लगाओ, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाओ, यानी कि ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो दो ए की जगह एक है, बी की जगह एक है, तो कितना हो जाएगा सीधा, बोलो जल्दी, 2ab, 2x प्लस एक का स्क्वायर एक, बराबर 365। अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों को जुड़ गया, कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, 365 को इधर ले आओ, किस में आएगा, माइनस में आएगा, बराबर 0। इसको घटाओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो गया, बराबर 0। मेरे को ऐसा लगता है कि इनमें से दो कॉमन आ रहा है। ठीक है, दो को मैं कॉमन लेके भाग दे दूंगा, 0 में 0 हो जाएगा, यानी कि देखो दो को भाग दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसमें दो का भाग, और ये हो गया 18 तो 182 आ गया। ठीक है, अब इसका हमको फैक्टर करने हैं। आपको ध्यान है 182 के फैक्टर हमने लास्ट क्वेश्चन में किए हैं, 182 के फैक्टर हमने 13 और 14 में किए थे, ध्यान में। और 13 और 14 का अंतर भी कितना आएगा, एक आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का चाहिए मुझे, तो 14 को मैं ले लूंगा एक्स का और 13 को ले लूंगा माइनस का। ठीक है, अब देखो ये दोनों, जब 14x में से 13x घटेगा तो एक एक्स आ जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। और इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मेरे को चाहिए था, और माइनस का 182 इधर चल ही रहा है, बराबर 0। कॉमन ले लो भाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचा x प्लस x तो बाहर आ गया, 14 बचा, माइनस 13 आ गया बाहर, इधर बचा x। अब देखो माइनस तो बाहर आ गया तो क्या बचा, प्लस, और 13 का भाग दिया मैंने किसमें, 182 में, तो आ गया 14, बराबर 0। बाहर वालों को कर लो एक कोष्टक में बंद और अंदर वालों को भी कर लो एक कोष्टक में बंद, बराबर 0। अब देखो x बराबर x माइनस 13 बराबर 0, लिख देना यहाँ पे जब, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 13। ठीक है, इधर देखो, जब जब x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से माइनस का 13। ठीक है, अब आप बताओ, वो तो खुद कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान -13 के बराबर नहीं होगा। क्यों, इसको तो हम निरस्त कर देंगे, छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है और हमको चाहिए क्या, धनात्मक। तो इसको तो क्या कर देंगे भाई, निरस्त करने पर, निरस्त करने पर। ठीक है, इसको निरस्त करने पर या छोड़ने पर।
अब मुझे x बराबर 13 की वैल्यू लिखनी है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा मेरा, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या माना था मैंने, x माना था, तो x बराबर कितना है, x का मान 13, ले लो। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है भाई, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दोस्तों दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा मेरा, कितना था मेरे पास, x+1, तो x+1 यानी कि x की वैल्यू 13 + 1 बराबर 14, तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसान तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, बने रहे वीडियो में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखो किस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मैं सवाल लिखने की बजाय यहाँ पे चित्र बना देता हूँ अच्छा सा, वो ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं कोई समकोण त्रिभुज बना दिया है, ये लो भाई समकोण त्रिभुज बना दिया है। अब वो कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, यानी कि हमको यहाँ पे x क्या मानना है, आधार मानना है, ठीक है। क्योंकि आधार से कम बता रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए, माना माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, x इकाई मान लिया मैंने, यानी आधार मान लिया मैंने यहाँ पे x इकाई। अब वो कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो 7 सेमी कम है, तो यही ऊंचाई, तो ऊंचाई 7 सेमी कम है तो x में से 7 कम कर दो, यहाँ पे लिख दो, आधार हो गया, ऊंचाई भी लिख दो, ऊंचाई बराबर 7 कम है x-7। कर्ण दे रखा है 13, कर्ण तो यही है, ठीक है दोस्तों। लंब यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो 13 हो गया। तो अन्य तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कि सर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के, यही तो कहती है हमारी सरसम का, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय। आधार कितना है, x है, तो x² प्लस लंब कितना है, x-7, तो x-7 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी चीज हमको दे रखी है वो हम जमा लेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो x² प्लस x-7 यानी a-v, तो a-v का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a-v का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस v²। ठीक है, इससे खोल लो इसको, कैसे खोलेंगे, देखो x² और माइनस का 14x, क्योंकि 2ab है माइनस की, तो 14x प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर हो गया 49 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 169। देखो दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 2x² माइनस का 14x और प्लस का 49, इधर को इधर ले आओ 169 बराबर 0, घटा लो भाई। देखो 159 में 169 में से 49 को घटाना है, घटा लो जल्दी जल्दी। 2x² माइनस 14x, क्या बचा 0, 2, 1, 120 बचा भाई, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, बराबर 0। 2 को कॉमन लेके भाग दे दो, या पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो, तो मैं लिख भी सकता हूँ 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दिया, x² माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो -7x को खोलना है, कैसे, 7x² लेके आना है, 60x² कैसे आएगा भाई, क्या करें, और माइनस का 7 आना चाहिए, बोलो क्या दिमाग काम कर रहा है आपका। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर 60 के फैक्टर कर लेता हूँ एक बारी, 2
30, 2, 15, 3, 5 और 5, 1। अब इनसे ही आना है, इनसे ही आ जाएगा, इनका गुणा करके और जोड़ घटा के देख सकते हैं हम। तो देखो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4 और 15 चौका 60, लेकिन 60 तो आ गया, 60 तो आना है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने किया 2 दूनी 4 और यहाँ पे किया मैंने 3, 5, 15 और 15 चौका हो गए 60। लेकिन क्या यहाँ पे 7x आ सकता है क्या 15 और 4 से किसी भी प्रकार से? जोड़ के भी नहीं आ रहा है ना माइनस करके आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर तो नहीं होंगे। आ रहा है ना समझ में अब कैसे करना है सवाल को? ये फैक्टर तो होंगे नहीं, तो कैसे करें भाई? कुछ और जुगाड़ देखते हैं। अच्छा 12 पंजे 60 भी होते हैं, देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो 12 और 5 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो 12 में से अगर मैं 5 को घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, बन गया भाई कॉम्बिनेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो मुझे माइनस की चाहिए यहाँ पे 7x, तो मैं बड़ी संख्या को माइनस का लूंगा, यानी कि 12x, और प्लस का क्या लूंगा मैं 5x, और माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो -12x में से 5x को घट गया तो कितना बच गया 7x। क्या प्रभाव पड़ेगा कोई समीकरण पे? नहीं पड़ा। कॉमन ले लो भाई, x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x -12। यहाँ से मैंने प्लस का 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और माइनस के 12 और बराबर में 0। अब आप लिख भी सकते हैं, नहीं बाहर वालों को एक कोष्टक में बंद करो और अंदर वालों को एक कोष्टक में बंद करो, बराबर 0। लिख भी सकते हैं आप, जब जब x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बोलो दोस्तों, माइनस का 5 आ जाएगा, क्या जो x की वैल्यू है वो -5 हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि x क्या माना था हमने? आधार माना था, और आधार एक लंबाई है, और लंबाई कभी माइनस नहीं हो सकती, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, आपने कभी देखी है कि उसकी लंबाई साहब -5 फुट है? नहीं ना, तो लंबाई कभी माइनस नहीं होगी, तो इसको तो निरस्त करने पर। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम, निरस्त कर देंगे। लिख भी सकते हैं निरस्त करने पर या छोड़ने पर, निरस्त करने पर, और लिख भी सकते हैं क्योंकि दूरी किस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। अब देखो, लेकिन जब x -12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो आधार आ गया, आधार का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः अतः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का आधार, आधार क्या माना था हमने, x माना था, x की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 आ गया। ठीक है, और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई ऊंचाई कितनी मानी थी, x -7, यानी कि 12 -7 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो उसने शेष दो भुजाएं पूछी थी, वो शेष दो भुजाएं कौन सी हैं, 12 है और 5 है, और यही हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों, पूरी 1 शॉट वीडियो होने वाली है साथियों। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। दोस्तों कोई कुटीर उद्योग है, यानी कोई छोटा उद्योग है, उसमें कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो बर्तनों की संख्या को दोस्तों यहाँ पे मान लेंगे हम x। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। माना माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, x है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक नग की लागत, या एक नग की लागत। ठीक है, लागत कह रहा है वो, लागत कह रहा है कि बर्तनों की संख्या जो है उसके दोगुने से 3 अधिक है, यानी दोगुने से कितनी है, 3 अधिक है, तो इसका दोगुना करो भाई। ये लो दोगुना कर दिया, 3 अधिक का मतलब है 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है उस दिन की निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपए थी। तो प्रश्नानुसार देखो,
प्रश्नानुसार। अब बोलो दोस्तों, देखो कुल बर्तन x हैं, एक एक बर्तन की जो लागत है वो है 2x प्लस 3 रुपए। अब अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो जितने बर्तन उस दिन बने थे उनकी लागत आ जाएगी, और वो लागत मेरे को दे रखी है कितनी है, 90 रुपए, तो उनके बराबर में मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे प्रश्नानुसार। x गुणा कितना, 2x प्लस 3, और बराबर में कितना, 90। ठीक है, इसको सॉल्व करो, गुणा कर लो, तो देखो 2x² और प्लस में 3x, 90 को इधर ले आओ, माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, कुछ भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसको सॉल्व करना है। देखिए 90 गुणा 2 किया मैंने, कितना आया, 180x², 180x²। अब 3x को 180x² कैसे आ सकता है, ये आपको बताना है, वो भी किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। किसका, माइनस का। तो क्या करेंगे भाई, 180 के भाई फैक्टर कर लेंगे। इधर देखो 180 के मैंने यहाँ पे फैक्टर किए, ये आ गया मेरे पास 90, 45, 15 और 5 और 5, ये आ गया। अब जो ये फैक्टर हैं इनका ही गुणा करके तोड़ मरोड़ के मेरे को क्या लाना है, प्लस का 3x लेके आना है, और गुणा करने पर लेके आना है 180x², वो भी किसका, माइनस का। कैसे आएगा बोलो, देखो इनको गुणा किया मैंने, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 तिया 12, तो यहां तक तो गुणा करने पे आ गया मेरा 12, और 5 तिया आ गया 15, 15 में से अगर 3 घट जाएगा, सॉरी 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा। क्या 15 गुणा 12 करने पे 180 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, हो गया काम। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, 2x² और 3x प्लस का चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या को प्लस लेना है, तो प्लस का 15x और उसको माइनस का लेना है, 12x माइनस का 90 बराबर 0। तो कॉमन ले लो, देखो यहां से जो कॉमन आएगा वो आएगा x, x यहां से कॉमन लिया मैंने, यहां बचा मेरा 2x प्लस 15 माइनस, अब देखो दोस्तों यहां से हमको क्या कॉमन लेना है, जिससे कि 2x प्लस 15 आ जाए अगले कोष्ठक में, यानी कि 2x प्लस 15 आ जाए इस वाले कोष्ठक में। अब देखो 15 आ जाए, 2 6 ले लो कॉमन, माइनस का 6 जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो देखो अगर ये कोष्ठक फूटेगा दोबारा, 6 दूनी 12x हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 15 छिकी 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में क्या है दोस्तों, 0 है। तो देखो x माइनस 6, बाहर वालों ने एक कोष्ठक में बंद कर दो, अंदर वालों को एक कोष्ठक में बंद कर दो, बराबर 0। लिखो जब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां से 6। जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, 15 उधर गया माइनस का, और बटे में 2, इज नॉट इक्वल टू x। क्या x की वैल्यू -15/2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे x का जो मान है वो बर्तनों की संख्या है, और बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x का मान जो है वो -15/2 नहीं हो सकता। तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, निरस्त कर देंगे। तो हम x का जो मान है 6 को इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर देखो अतः, अतः बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हो जाएगी, x माना था तो कितनी हो जाएगी, 6। अच्छा, प्रत्येक नग की लागत या एक नग की लागत कितनी हो जाएगी, एक नग की लागत, लागत क्या मानी थी हमने, 2x प्लस 3, मान रख दो, 2 गुणा x की वैल्यू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 15 रुपए हो जाएगी एक नग की कीमत। अब देख लो, बर्तनों की संख्या 6 और एक नग की कीमत 15, तो 15 छकी 90, और 90 ही हमारा क्या आ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी प्रश्नावली यहाँ पे खत्म हो जाती है। बड़े अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 को 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगी हो, या थोड़ी सी भी इससे आपको सीखने को मिला हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।